जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज 10th क्लास के फिजिक्स के बारे में बताता हूँ। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। याद रखिएगा, पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। यानी कहा जाता है इसमें कि प्रकाश जो आती है, जैसे देखिए मान लिया जाए कि प्रकाश मान लिया जाए बाबू कि इसमें जो प्रकाश है वो आती है देख लीजिए, ये मान लिया जाए कि ये प्रकाश आने वाली किरण है, ठीक है, और यह परावर्तक सतह है या परावर्तक सतह। मान लिया इधर से कोई किरण आ रही है इस बिंदु पर, तो इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। और इस पॉइंट्स पे पड़ा, तो जिस पॉइंट पे आपतित किरण पड़ती है उस पॉइंट का नाम होता है आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु से टकरा कर वही किरण क्या हो जाती है? लौट मतलब परावर्तक सतह से टकरा कर के वह किरण क्या हो जाती है? परावर्तन हो जाती है। तो जब परावर्तन हो जाती है तो इस नियम का, इस किरण का नाम हो जाता है परावर्तन किरण, या परावर्तित किरण भी बोल सकते हैं। परावर्तित परावर्तित किरण। देखिएगा, इन दोनों के बीच में क्या होता है? अभिलंब डाला जाता है। अभिलंब, तो ये अभिलंब जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो बताइए, इस दोनों का बीच का जो एंगल बनता है, इस दोनों का बीच का जो एंगल बनता है, इस दोनों का बीच का जो एंगल बनता है, उस एंगल का आने वाली आपतित किरण होता है, तो इसको I से सूचित किया जाता है और इसको R से सूचित किया जाता है। तो आपतित किरण और इसका नाम होता है अभिलंब। कुछ होता है अभिलंब। तो याद रखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण का नाम होता है आपतन कोण। कौन कोण? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच जो कोण बनता है, इस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। याद रखिएगा। तो इससे दो नियम देखिए यहीं से निकलता है। क्या निकलता है? देखिए, सबसे पहला I बराबर R के है, यानी I जो बराबर है वो किसका बराबर है? R के बराबर है। तो I जो बराबर R के है वो देखिए, यानी इसको कहने का मतलब है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। ये नियम फर्स्ट, यहीं से समझ में आ जाता है। नियम सेकंड, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, यह तीनों एक ही बिंदु पर होता है। किस पर? आपतन बिंदु पर। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु के
तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो को जो है ना बाबू, वो नियम है। क्या है? नियम है। किसका नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम है। यानी पहला नियम है आपतन कोण बराबर होता है किसका? परावर्तन कोण का। फिर बोला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु के तल में होते हैं। इस प्रकार से हमको समझा जाता है। इस प्रकाश का परावर्तन के बारे में है। चलिए देखिए किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानकारी लेते हैं। देखिए सबसे पहले है जिसका नाम है, देखिए क्या नाम है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है। ऐसे कहता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश क्या है हम समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो कहता है कि प्रकाश एक भौतिक कारक होता है। प्रकाश से क्या होता है बाबू? भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यानी देखिए बताता है कि प्रकाश वैसा एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर प्रकाश और आंख, मतलब कहा जाता है कि आंख और प्रकाश एक दूसरे का पूरक है। जैसे अगर हमको वस्तु को देखना है तो उसमें प्रकाश भी चाहिए और आंख भी चाहिए। अगर मान लिया जाए कि किसी वस्तु को आंख है और अगर प्रकाश नहीं है तो किसी वस्तु को देख नहीं सकता है। अगर किसी वस्तु को प्रकाश है, कोई व्यक्ति का आंख नहीं है, तो वो भी किसी वस्तु को नहीं देख सकता। इसीलिए कहा जाता है कि आंख पूरक है प्रकाश या वस्तु का। तो याद रखिएगा कि प्रकाश एक भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। देखिए प्रकाश का स्रोत क्या है, यानी प्रकाश कहां से प्राप्त किया जा सकता है, प्रकाश कहां से आती है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित या निकलता होता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश का स्रोत है, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है, बल्ब प्रकाश का स्रोत है, लालटेन प्रकाश का स्रोत है, टॉर्च प्रकाश का स्रोत है, मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत है, इत्यादि। लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश का जो स्रोत है उसको बोला जाता है सूरज। क्या बोला जाता है? सूर्य में सबसे ज्यादा लाइट होता है। बताइए चंद्रमा भी प्रकाश देती है लेकिन दिन में नहीं, रात में भी देती। दिन में देती है लेकिन दिन में इतना सूर्य का प्रकाश होता है कि उसके चलते चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं देता है। बल्ब, हम जो ट्यूबलाइट वगैरह ये सब यूज करते हैं उसमें भी प्रकाश होता है। लालटेन पहले 2 साल पीछे 4 साल पीछे अगर हम लोग जाएंगे बाबू तो हम लोग लालटेन से पढ़ा करते थे तो उससे भी प्रकाश देता था। टॉर्च पहले रात्रि में जला करके चला जाता था, लाइट वो भी देता था। तो इस सब प्रकाश का एक क्या है? स्रोत है। मोमबत्ती आज भी दीपावली में यूज किया जाता है, वो भी प्रकाश देता है। कहता है प्रकाश कितने स्रोत है, प्रकाश के कितने स्रोत हैं, ये कह रहा है आपको कि प्रकाश के कितने स्रोत हैं। तो कहता है कि प्रकाश के स्रोत को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है जो निम्नलिखित है। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव जनित स्रोत। यानी प्रकाश के 2 स्रोत हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत हो गया सूर्य, चंद्रमा, ये सब प्राकृतिक स्रोत हो गया क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया प्रकाश है। उसमें हम लोग खुद नहीं जाते थे प्रकाश लगाने, लेकिन ट्यूबलाइट हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, मरकरी हो गया, ये सब जो स्रोत है प्रकाश का, यह मानव जनित स्रोत है। यानी उसको मानव खुद बनाता है ये सबको। इसलिए प्रकाश के कितने स्रोत हैं? तो 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपको क्या कहता है, किस प्रकार से प्रश्न देता है इसे।
देखिए कह रहा है प्राकृतिक स्रोत क्या है। कहता है प्राकृतिक स्रोत प्रकाश का वैसा स्रोत जो ईश्वर द्वारा निर्मित होता है। प्रकाश के उस स्रोत को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। हम बताया कि प्राकृतिक स्रोत उसको कहते हैं जो भगवान के द्वारा दिया गया स्रोत है, जो भगवान के द्वारा दिया गया प्रकाश होता है, उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, चंद्रमा, तारा, ईटीसी इत्यादि, ये सब जो स्रोत है वह प्रकाश का कैसा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। आगे मानव जनित स्रोत कहता है मानव का वैसा स्रोत जो मानव प्रकाश का ऐसा स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित होता है। प्रकाश के उस स्रोत को मानव जनित स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव जनित स्रोत। इस स्रोत को मानव निर्मित कृत्रिम स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव निर्मित कृत्रिम स्रोत। और मानव निर्मित कृत्रिम स्रोत ही यह दो प्रकार से होता है। एक का नाम है दीप्त वस्तु और एक का नाम होता है अदीप्त वस्तु। दीप्त और अदीप्त। देखिए वैसा वस्तु जिसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे वस्तु को दीप्त वस्तु कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? दीप्त। और जगह में प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अदीप्त। जैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है कि ठीक है मानव जनित स्रोत ईटा भी है, तो ईटा प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं, तो वह अदीप्त स्रोत कहलाएगा। टॉर्च, तो टॉर्च प्रकाश स्रोत करता है। क्यों? क्योंकि मानव ने उत्पन्न किया, इसलिए मानव जनित स्रोत के अंतर्गत दीप्त वस्तु आती है। कैसी वस्तु आती है? दीप्त वस्तु। तो कहता है वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उस वस्तु को दीप्त वस्तु कहते हैं। इसे प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है या ज्योतिमय वस्तु भी कहा जाता है। क्यों? सूरज, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, टॉर्च। यहाँ पे सूरज जो है वह मानव जनित नहीं है, यह दीप्त वस्तु है। दीप्त वस्तु यानी सूर्य से भी क्या होता है? खुद प्रकाश निकलता है। तो इस सब का वस्तु, इसमें से भी वस्तु निकलती है, तो इसको कहा जाता है कि दीप्त वस्तु है। कहता है ऐसा वस्तु जिसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उस वस्तु को दीप्त वस्तु कहते हैं। तो बताइए सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, जलता बल्ब से भी, जलती मोमबत्ती से भी, टॉर्च से भी, इत्यादि से भी। तो ये सब वस्तुएं जो है कैसी वस्तु कहलाएगी? दीप्त वस्तुएं कहलाएगी। कैसी वस्तु कहलाएगी? दीप्त वस्तु। यानी हम जान रहे हैं कि दीप्त वस्तु उसको कह रहे हैं जेकरा से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होती है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? कहता है वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उस वस्तु को अदीप्त वस्तु कहते हैं। कौन वस्तु कहते हैं बाबू? अदीप्त वस्तु कहते हैं, या इसे दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। जैसे कलम, कलम में कभी प्रकाश नहीं होता, किताब में भी नहीं होता, ईंट में भी नहीं होता, कुर्सी में भी नहीं होता, पंखा में भी नहीं होता। ये सब वस्तुएं जो है ये सब अदीप्त वस्तु है। किसके वस्तु के? अदीप्त वस्तु। यानी हम समझे कि दीप्त वस्तु उसको कहते हैं जेकरा में प्रकाश उत्सर्जित होता है और अदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जेकरा में प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, आगे है पारदर्शी वस्तु। देखिए यहाँ पे आपके सवाल आ सकता है कि आवागमन के आधार पर, चाहे पदार्थ, प्रकाश के पदार्थ के आधार पर, प्रकाश के पदार्थ के आधार पर प्रकाश के पदार्थ के आधार पर, पदार्थ के आधार पर प्रकाश को, यानी बोल सकता है कि पदार्थ के आधार पर प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है। पहला के नाम है पारदर्शी, दूसरा के नाम है अपार, अपारदर्शी, और तीसरा के नाम है पारभासी। यह देखिए सबसे पहला पॉइंट बोला कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। तो कहता है वैसा वस्तु, पारदर्शी वस्तु को समझने के लिए कहते हैं बाबू वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार कर जाती है, दोनों तरफ प्रकाश दिखाई देती है, माने पार कर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। देखिए प्रकाश वैसा वस्तु जिससे आर पार
की रखी वस्तु आसानी से दिखाई देती है तथा प्रकाश भी आसानी से आर पार कर जाता है, उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते। जैसे शीशा, शीशा में प्रकाश पार कर जाता है। हवा, हवा में तो और आसानी से प्रकाश पार करता है। स्वच्छ जल, स्वच्छ जल में भी हम टॉर्च मारते हैं तो नीचे से दिखाई देने लगता है। तो यानी बताइए, ये जो पारदर्शी वस्तु है, यानी हम समझें कि वैसा वस्तु जेकरा में प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार हो सकता है। अगला है पारभासी वस्तु। कहता है वैसा वस्तु जिससे आर पार की रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, अर्थात धुंधली दिखाई देती है, प्रकाश भी आसानी से आर पार नहीं हो पाते हैं, तो उस वस्तु को पारभासी वस्तु कहते हैं। इसे अर्ध पारदर्शी वस्तु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध पारदर्शी। यानी देखिए, पारभासी कहने का मतलब यह है कि हमको प्रकाश के कुछ अंश पार करेगा और कुछ अंश पार नहीं कर पाएगा, तो ऐसे वस्तु को हम बोला जाता है पारभासी वस्तु। यहां से पता चला अपारदर्शी वस्तु, यानी अपारदर्शी माने कुछ पार करेगा कुछ पार नहीं करेगा। जैसे घिसा हुआ कांच, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर तेल लगा कागज, हल्का बादल, कुहासा, धुंधला, बैलून का रबड़, सूती कपड़ा, चमड़ा, खून, इस सब में क्या होता है ना कि प्रकाश की कुछ मात्रा पार करता है, कुछ मात्रा पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, कुछ वस्तु दिखाई साफ साफ दिखाई देती है और कुछ वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के वस्तु को हम पारभासी वस्तु कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है अपारदर्शी वस्तु, वैसा वस्तु जिससे आर पार की रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है। यहाँ नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, ये लिखा हुआ नहीं देती है, नहीं है, ये नहीं देती है तथा प्रकाश भी आर पार नहीं कर पार सकती है, तो उस वस्तुओं का पारदर्शी वस्तु कहते हैं। यानी कह रहा है कि वैसा वस्तु जेकरा से प्रकाश इस पार से उस पार दिखाई बिल्कुल नहीं देती है, तो उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी में बस प्रकाश कभी भी दिखाई नहीं देता है। ईंट में भी प्रकाश इस पार से उस पार तक दिखाई नहीं देता है। पत्थर, लोहा, किताब, दीवार, इस सब में प्रकाश जो है से इस दिशा इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। हम तीन चीज समझे। क्या समझे बाबू? तो पारदर्शी जेकरा में प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी। दूसरा समझे हम अपारदर्शी, जेकरा में प्रकाश बिल्कुल नहीं पार कर पाएगा उसे अपारदर्शी। तीसरा समझे पारभासी, तो वैसा वस्तु जेकरा में प्रकाश का कुछ भाग पार कर पाता है और कुछ भाग पार कर नहीं पाता है, तो ऐसे वस्तु को हम अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु कहते हैं। चलिए किरण देखिए, किरण क्या कहता है? तो कहता है कि एक सरल रेखा पर प्रकाश जो है, याद रखिएगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ये सब 2 नंबर में पूछने वाला प्रश्न बताया जा रहा है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश के चलने के पथ को हम किरण कहते हैं। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, डिस्टेंस दूरी तय करते हैं तो कहते हैं कि बहुत दूर से आ रहे हैं, तो ऐसे प्रकाश जो चलता है जो जिस रास्ता से, उस रास्ता का नाम होता है किरण। यही लिखा हुआ है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण, प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण। या प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है? तो एक सीधी रेखा में गमन करती है, एक सरल रेखा में गमन करती है। यह हम डिफिनेशन एक और बता सकते हैं कि प्रकाश के चलने के पथ को हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किरण कहते हैं। उसीलिए बता रहा है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आगे समझा जाए। चलिए देखिए, हम लोग एक दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं। अब जब सभी चले लगते हैं एक साथ है तो उसको गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग। कि फलना दम गैंगस्टर है, गैंग में चलता है। तो ऐसा ही देखिए, जब किरण समूह में चले लगेगा
तो किरण पुंज कहलाए लगा। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। हम किरण किसे कहें? तो प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करती है तो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या प्रकाश के चलने के पथ को भी क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो ही बात बता रहा है किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए कितने किरण निकल रहे हैं, बहुत किरण निकल रहे, तो ये सब क्या है आपस में? किरण पुंज। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो कह रहा है किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। यानी कह रहा है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज बाबू 3 प्रकार के होता है। पहला अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। इस सब 2 नंबर के भी पूछ सकता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। या खाली कह सकता है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए अपसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु से ही फैल जाएगा। फैल जाएगा, तीर ऐसे मुझे लगा रहेगा, तो समझिएगा कि एक बिंदु से आगे जाकर के क्या हो जा रहा है? फैल जा रहा है। और 2 किरण के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। क्या चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। देखिए लिखा हुआ, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत या किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। माने एक बिंदु से निकल करके वह प्रकाश की किरण क्या होती है? फैलती चली जाती है, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है? अभिसारी किरण पुंज। तो बस अपसारी का उल्टा है। अपसारी फैल रहा था, तो अभिसारी जो है ना वो एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगा, ऐसे तीर रहे। देखिए एक बिंदु पर आकर के क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो कहता है जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत या बिंदु स्रोत से निकलकर सिकुड़ती चली जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को भी अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और इस प्रकार के किरण पुंज किसी एक बिंदु पर आकर क्या होती है? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। याद रखिएगा अभिसारी का मतलब सभी किरण पुंज आकर के एक बिंदु पर मिलेगा, चारों तरफ से आकर के एक बिंदु पर, तो उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और जब एक बिंदु से किरण पुंज निकल करके क्या होगा? सारी दिशाओं में अगर फैल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। देखिए ऐसी है। आगे देखिए कहता है समांतर किरण पुंज क्या है बाबू? कहता है जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत या बिंदु स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समांतर चली जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर एकदम सीधी रेखा में समांतर रेखा में चली जाती है तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे एग्जाम में 2 नंबर के पूछ सकता है आपतित किरण किसे कहते हैं। तो कहता है जब प्रकाश स्रोत या बिंदु स्रोत से निकलकर किसी सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं बाबू? आपतित किरण कहते हैं। देखिए मान लिया कि परावर्तक सतह है, इधर से आने वाली किरण टकराती है आकर के जिस स्रोत से यानी किसी सतह पर आकर टकराती है तो टकराने वाली किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? आपतित किरण कहा जाता है। क्या? आपतित किरण कहा जाता है। इस प्रकार से चलिए परावर्तित किरण क्या है तो आगे देखिए क्या कहता है। परावर्तित किरण देखिए क्या कहता है, एग्जाम में 2 नंबर का डेफिनेशन पूछ सकता है। तो कहता है किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए मान लिया कि सतह से आया, टकरा करके इधर लौट गया, तो ये आने वाली किरण, ये लौटने वाली किरण, तो लौटने वाली किरण को क्या नाम है? परावर्तित किरण। आपतन बिंदु कहता है आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इसे ओ से सूचित करते हैं। यहाँ वो मान लिया कि आकर के
यहाँ टकराया, टकरा करके लौट गया। तो यहाँ पर ही जो आया ना, इस बिंदु को, जिस बिंदु पर टकराया ना, उस बिंदुओं का नाम होता है आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। कौन सी कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। आगे चलिए देखिए अभिलंब क्या है। कहता है कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इस समतल सतह है, एक सीधी अगर रेखा खींच देते हैं तो क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका आपतन कोण। क्या है बाबू? आपतन कोण समझते हैं। कहता है आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए समझिएगा, ये मान लिया कि आप परावर्तक सतह है या दर्पण है, यह मान लिया कि आपतित किरण जा रहा है और यह सीधे अभिलंब है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है ना, ये एंगलवा को कोण आई से सूचित करते हैं और ये आई ही कौची कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण। यानी देखिए, मान लीजिए कि परावर्तक सतह है, ये आने वाली किरण है, ठीक है, और मान लिया कि यहाँ पे अभिलंब डाल दिए 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता ना है आई, आपतन कोण, ये आपतित किरण हो, आपतित किरण और यह अभिलंब बता रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना ना, ये एंगलवा का नाम होता है आपतन कोण। कौन कौन बाबू? आपतन कोण। यही पॉइंट आगे है। चलिए आगे देखिएगा, परावर्तन कोण। टाबरी क्या कहेगा? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, देखिए ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको आर से सूचित करते हैं। ये एंगलवा के नाम होता है परावर्तन कोण। देखिए, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल आर से सूचित कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए परावर्तक सतह किसे कहते हैं? देखिए अगला है परावर्तक सतह। कहता वैसा सतह या पृष्ठ जिससे प्रकाश की किरणें व्यापक पैमाने पर परावर्तित होती है, माने बड़े पैमाने पर परावर्तित होती है तथा टकराकर लौटती है, तो उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का बहुत अच्छा परावर्तक सतह होता है। यानी कैन दर्पण, समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। किस दर्पण को माना जाता है बाबू? समतल दर्पण को। चलिए प्रकाश का परावर्तन देखिए क्या कहता है। कहता है प्रकाश को किसी वस्तु या सतह से टकराकर लौटने का घटना को प्रकाश का परावर्तन कह सकते हैं। कहता है प्रकाश को किसी वस्तु या सतह से टकराकर लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। मान लिया कोई प्रकाश आया, किसी वस्तु से टकराया, मान लिया कि प्रकाश इधर से आया, किसी वस्तु से टकराया, टकरा करके लौट गया, तो लौटने की पूरा घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 2 नंबर के भी सवाल पूछ सकता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार से होता है, नियमित और एक अनियमित। पहला है नियमित और मान लिया दूसरा अनियमित देगा। तो देखिए जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगा वो कहलाएगा नियमित, और जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं करेगा तो वो कहलाएगा अनियमित। देखिए बताता है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती है तो एक किरणें एक नियमित क्रम में तरीके से परावर्तित होती है। प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को क्या करेगा? अगर पालन करता है तो प्रकाश के कैसा परावर्तन कहलाएगा? नियमित परावर्तन कहलाएगा। देखिए मान ली किरण आया, यहाँ से टकरा कर लौट गया, फिर किरण आया, टकरा करके लौट गया, फिर किरण आया, टकरा करके लौट गया। तब बताइए जितना बार किरण आया उतना सही ढंग से आकर के टकरा करके क्या हो गया? लौट गया। ठीक, कैसा कहलाया? नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन कैसी सतह में होती है? चिकनी सतह में होती है। याद रखिएगा, नियमित परावर्तन कैसा सतह में? चिकनी सतह में। और सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन दर्पण है? तो समतल दर्पण को सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना गया है। याद रखिएगा।